नमस्कार। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक, तो चलिए शुरू कर लें। क्या है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जो हमारा स्थल मंडल है, ठीक, लिथोस्फीयर, वो अलग अलग परतों में, प्लेटों में विभाजित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। हाँ, ये क्या है, बहुत धीमे है। प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर ही लगभग घूमती है, लेकिन घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पृथ्वी के अंदर, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्मा लावा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो है पिघला हुआ मैग्मा है, उसमें जो गति होती है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो स्थलमंडलीय प्लेट हैं वो गति करते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। किस रूप में घूमता है? वृत्तीय रूप में घूमता है, याद रखिएगा। अब इधर जो है किस तरीके से प्लेट और किस तरीके से मैग्मा गति करती है, वो एक प्रयोग के माध्यम से समझाया गया है। प्रयोग में करना क्या है कि एक ये रंगीन कागज़ लेना है और एक बर्तन लेना है, ठीक है। उसमें जो है आधा पानी भर दीजिए और रंगीन कागज़ रख दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको गर्म कीजिए। जब आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा ना कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, तो ये जो लाल का जो कागज़ रखे थे आप, वो क्या होगा कि ऊपर आएगा। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर आएगा। और फिर जब ये ठंडा होगा तो ये कागज़ क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके की कुछ गति करती है हमारी पृथ्वी के अंदर, कौन? मैग्मा, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में कहीं आ जाए, ठीक। एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। गोली ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। जब वो गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर होता है, फिर जाकर के ठंडा होता है तो फिर वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। बस इसी तरीके की कुछ गति क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा की है, ठीक है। चलिए, अब प्लेट की इस गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जो प्लेट है हमारी स्थलमंडलीय प्लेट है, इसमें जो गति हो रही है उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जो है स्वरूप में क्या आता है, परिवर्तन आता है। अब पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की जो गति है उन बलों के आधार पर किया गया है जिन बलों के कारण ये गति क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। अब जो ये बल हैं ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। ये बल क्या है, दो प्रकार के हैं। एक बल है अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स, और दूसरा है बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको कहते हैं अंतर्जनित बल, ठीक है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको कहते हैं अंतर्जनित बल, और जो पृथ्वी के सतह के ऊपर जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। तो समझिए, तीन चीज़ समझे हम क्या। मैग्मा में होने वाली गति के कारण क्या करती हैं, हमारी प्लेटें गति करती हैं, ठीक है। हमारी प्लेटें क्या करती है, गति करती हैं। और इन प्लेटों की गति के कारण क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी के सतह पे परिवर्तन आता है, ठीक। और पृथ्वी की गति जो है उन्हें बांटा गया है किसके आधार पे, जो ये बल हैं जो इनको गति करा रहे हैं उसके आधार पे। तो बल कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक अंतर्जनित बल यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल लग रहा है सो, और एक बहिर्जनिक बल जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर लग रहा है वो बल, ठीक है। तो जो अंतर्जनित बल जो होता है वो क्या करते हैं, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आकस्मिक गति के कारण होते हैं। और पृथ्वी की सतह पर इससे क्या होती है, अत्यधिक हानि होती है। अब थोड़ा सा चार्ट की मदद से हम लोग समझते हैं।
पृथ्वी की गतियाँ, और गतियाँ दो बलों के कारण, एक अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल में क्या आ गया, आकस्मिक बल। ठीक है, अंतर्जनित बल किस प्रकार के बल उत्पन्न करते हैं, तो आकस्मिक बल। ठीक है, आकस्मिक बल से क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सारी। उसके बाद अंतर्जनित बल में ही एक प्रकार का बल होता है पटल विरूपण बल। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी बल इसको कहते हैं। इससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, बहिर्जनिक बल। ठीक, इससे जो है अपर्दन और निक्षेपण होता है। ठीक, पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण, ये बहिर्जनित बल है। पृथ्वी के सतह के ऊपर ये बल लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सारे क्या हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है बल लग रहा है, उसके परिणाम है ये लोग। या फिर जो पर्वत निर्माणकारी, जैसे हिमालय का ही निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्लेटों के खिसकने से ही तो हुआ है। तो इसमें पृथ्वी के बाहरी परत, यानी कि बाहर जो बल लग रहा है वो उत्तरदायी नहीं है। क्या है, पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है वो क्या किया कि इंडिया के लैंड को जो है गोंडवाना लेन से खिसका करके और किधर लाया, जो भारतीय प्लेट है वो गोंडवाना लेन से खिसकते खिसकते किधर आया, उत्तर भाग में आया, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। और फिर जाकर के क्या हुआ कि उसके बीच जो अवसाद था, तेथिस सागर में जो अवसाद था, वो उठ करके क्या बना दिया, हिमालय बना दिया। ठीक है, तो उस तरीके का बल क्या करता है, पर्वतों का निर्माण करता है। अपर्दन, अब देखिए कभी क्या है, पानी चल रही है, पानी की धार चल रही है, तो क्या हुआ, अपर्दन क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, अपर्दन और निक्षेपण। चलिए फिर से समझते हैं। अपर्दन, चट्टानों का कटना फूटना क्या है, अपर्दन है। निक्षेपण क्या है, फिर उन्हीं कणों का कहीं बिछ जाना क्या है, निक्षेपण है। तो देखिए, जैसे कि पानी की धारा कहीं से चल रही है तो अपने साथ क्या हो रहा है कि चट्टानों को भी काटते उठते चल रही है। हवा चल रही है तो हवा भी क्या कर रही है, जो मिट्टी वगैरह हैं या फिर चट्टान वगैरह हैं उनका क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। समुद्री तरंग भी जैसे लहर उठी, तट पे आया और तट से जब लौट रहा होता है तो तब क्या करती है, अपर्दित करती हुई चली जाती है। हिमनद हो गया। ठीक, ये सारी की सारी क्या हैं, बहिर्जनिक बल हैं। ठीक, और अपर्दन करती है, और फिर जो अपने साथ जो अपर्दन करके लाती है वो कहीं पर जा करके डाल देती है, निक्षेपण कर देती है। ठीक, तो ये था। आगे क्या है, स्थलमंडलीय प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थलमंडलीय प्लेट जो है उस पर सिर्फ महाद्वीप ही रहेगा, उस पर क्या रहता है, महासागर भी रहता है। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग जो है ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी के बारे में पढ़े उससे पहले इधर बॉक्स वाली इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं ताकि इधर से क्लियर रहे हम। क्या है, एंडो। एंडो मतलब क्या होता है, अंत। एंडो मतलब क्या होता है, अंत। और जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक, तो इस तरीके से एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, अंदर में अंत, यानी कि अंत भाग, अंदरी भाग, अंदर वाले भाग में उत्पन्न क्या, बल। ठीक है, उसी तरीके से आ जाइए एक्सो। एक्सो मतलब होता है बाय, और जेनिक मतलब उत्पत्ति। तो जो बाहर में उत्पन्न होता है उसको क्या कहें, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक, चीज़ें क्लियर। आइए, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, तो भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक, ज्वालामुखी क्या है, तो भू प्रॉपर्टी पर एक खुला छिद्र होता है जिससे अंदर से जो है पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक, तो अब ये ज्वालामुखी का एक पिक्चर है, इसके जो कुछ पॉइंट्स है उसको जो है समझ के चलिएगा। देखिए, जैसे ही अगर निकलेगा ना, तो जैसे लावा निकलेगा ना, चूँकि गर्म इतना रहता है ना कि अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आता है उसको सबको जला करके एकदम राख बना देता है। अब जलेगा तो क्या होगा, गैस तो निकलेगा ही और राख भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ से निकल रहा है, उस जहाँ से जो अंदर लावा निकल रहा है पूरे ऊपर भू प्रॉपर्टी पर, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और ये जो देखिए, ये जो अंदर है इसको कहते हैं लावा। इसको क्या कहते हैं, लावा इसको कहते हैं मैग्मा। और यही जब मैग्मा पृथ्वी के सतह के ऊपर आ गया तब इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। बाकी ये भू प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं, मेंटल समझ चुके हैं। ये मैग्मा कोस्ट है, ये मैग्मा का पूरा जो है समझिए तो एक तरह से बैंक है। ठीक।
तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब ज्वालामुखी के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। इसी प्रकार स्थल मंडलीय, जैसे ज्वालामुखी, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पे क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उस निकटतम स्थान को अधिकतम केंद्र कहते हैं। उसको पिक्चर से अभी हम समझ रहे हैं, अभी बस समझिए। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन होने वाले तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से जो कंपन है बाहर की ओर, अधिकेंद्र से कंपन जो है बाहर की ओर तरंगों के रूप में क्या करती है? गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, अधिकेंद्र का जो निकट वाला जो हिस्सा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा क्षति होगा, एवं अधिकेंद्र से जैसे जैसे आप दूर जाइएगा भूकंप की तीव्रता क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाती है। आइए पिक्चर से इसको समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि ये हमारा केंद्र है, यहाँ से भूकंप क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो इस क्षेत्र को हम लोग यहाँ, इस केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र कहेंगे। वह स्थान जहाँ से भूकंप क्या होता है? उत्पन्न होता है। भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, इससे जो है न्यूनतम दूरी, सतह पर न्यूनतम दूरी, तो सतह पर न्यूनतम दूरी कौन होगा? एकदम सीधा जो रहेगा वही ना न्यूनतम दूरी। अगर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधा एकदम दूरी जो पृथ्वी की सतह पर रहेगा वो जो है हमारा क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। ठीक है, तो अधिकेंद्र समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद उद्गम केंद्र समझ में आ गया। ये दो चीज़ें क्या है? इम्पोर्टेंट थी। अब जैसे जैसे इस केंद्र से हम लोग दूर जाएंगे, इस केंद्र से दूर जाएंगे, भूकंप की जो तीव्रता है वो क्या होगी? कम होगी। भूकंप की तीव्रता कम होगी। देख लेते हैं इस पेज में और कुछ छूटा भी है क्या। इधर एक क्रियाकलाप है, चलिए समझिए। इसको समझते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं अगर इसको समझ लें तो। एक बर्तन ले, उसे जल से भरे ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब जो है क्या करना है? कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। अब आप क्या देखेंगे? जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आप ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें क्या हो जाएगा कि कंपन शुरू हो जाएगा। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच जो है कंपन की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार क्या है? कुछ भूकंप आता है। बस यही समझाने की कोशिश करें, कुछ खास है नहीं इसमें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तरंग होता है पी तरंगे। पहला तरंग क्या होता है? पी तरंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, पहला तरंगे क्या हुआ? पी तरंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरा क्या होता है? एस तरंगे, जिनको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? एल तरंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय तरंग। तो पृष्ठीय तरंग जो क्षति होता है ना पृथ्वी के ऊपर, सबसे ज़्यादा इसी के कारण होता है। ठीक है, एक तो तरंग इस तरह की तरंग हो गई। ठीक है, एक तरंग इस तरह की तरंग हो गई। ठीक, और एक जो है क्या हुआ? भूप्रपट्टी के ऊपर जो है ये तरंग हो गया। ठीक, चलिए, होपफुली क्लियर हो रहा होगा चीज़। भूकंप की भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है। भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अंतर्जनित बल का परिणाम है, और अंतर्जनित बल क्या होता है? आकस्मिक बल होता है। ठीक है, तो इसकी भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम जो है कुछ बचाव के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव को जो है कम किया जा सकता है अगर हम तैयार हैं, तो हम जागरूक हैं। तो क्या स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन।
तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ भूकंप की संभावना हो सकती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। ये लोग चूँकि सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ पहले से अंदाज़ा लग जाता है। ठीक, चलिए बाकी इधर कुछ उदाहरण दिया है कि गुजरात में भूकंप से हुआ विनाश है, और इधर जो भुज में आया था 2001 में भूकंप वो है। देखिए भुज में भूकंप के झटके, ये किस स्टडी है सो है 26 जनवरी 2001 को भुज के शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप नोट किया गया था। दूसरा क्या है, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 21 शिक्षकों की मौत की आशंका थी। ये उस समय का जो है शायद पेपर ऊपर का कटिंग है। उसके बाद क्या है, भूकंप में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण जो है हालात क्या हैं, चिंताजनक हैं, ऐसा कुछ था स्थिति। आगे क्या है, भुज में तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें आदि सभी के सभी क्या हो गए थे, अवरोधित हो गए थे। शहर में आग, चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण क्या हो गए थे, बहुत सारी जगह पे आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, उसके बाद मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। तो ये उस समय का क्या है, पेपर का कुछ कटिंग वगैरह है जो न्यूज़ में आया, हो सकता है कि आया होगा। आगे क्या है, भूकंप मापने का यंत्र, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। ठीक है, तो तीव्रता मापने का जो स्केल है वो रिक्टर है, लेकिन मापा किससे जाता है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफी से। आगे क्या है, जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। नोटेबल पॉइंट है कि जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होता है उसका प्रभाव जो है नहीं के बराबर, यानी उससे कोई खास क्षति नहीं होती है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, मकान वगैरह अभी भी बचा रह सकता है। ठीक, जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होती है। जिसकी तीव्रता 7 होती है अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। भुज में जो 2001 में आया था उसका जो तीव्रता है वो कितना था, 6.9 था, मतलब समझिए कितना ज़्यादा था। ठीक, और 7 से ज़्यादा हो जाए कभी तब तो बस कल्याण ही कल्याण है। तो अभी क्या समझे हम लोग कि अगर 2 रहेगा तो कोई चिंताजनक बात नहीं है, उससे क्षति होने की संभावनाएं कम रहती हैं। आगे क्या है कि अगर 5 रहेगा तो वस्तु के गिरने से प्रॉब्लम हो सकती है। 6 या उससे अधिक रहे तब चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और ये क्षति पहुंचाती है, अच्छी खासी क्षति पहुंचाती है। और अगर 7 हो तब तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब भूकंप से बचाव के कुछ उपाय हैं सो देख लीजिए। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, अगर बाहर हैं तब तो ठीक है, पेड़ वगैरह के पास तो नहीं जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान क्या है, रसोई के काउंटर, ठीक, या फिर मेज के नीचे, दीवार की अंदरूनी कोना, जो कोना रहता है ना दीवार का, उधर चले जाइए, या फिर रसोई का जो काउंटर रहता है जो रैक बना रहता है, ठीक, उसके नीचे आप आ जाइए, या फिर मेज के नीचे आ जाइए, ये सुरक्षित जगह है। अब दूर रहना है कि कहाँ पे नहीं जाना है तो आग वाले स्थान पे भूल के भी मत जाइए। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियाँ, हो सकता है खिड़की वगैरह टूट करके जो शीशा वगैरह हो वो कहीं हमें नुकसान पहुंचा सके, तो ये। उसके बाद दर्पण है, तस्वीर फ्रेम है, तो यहाँ से क्या रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। या फिर पेड़ पौधा है, अगर बाहर हैं घर के तो पेड़ पौधा है तो वहाँ से दूर रहिए। ठीक, पहले से तैयार हैं, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का
सामना विश्वास से करें। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हम सारी चीज़ों को, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम जीत सकते हैं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम लड़े बिना ही हार जाते हैं। अब आइए, अब है मुख स्थलाकृतियाँ। मुख स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के अंदर पर सैलों, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। समझिए, पृथ्वी के सतह पर सैलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है? अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, भू दृश्य पर यानी कि ऊपर जो हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, उस पर जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा यानी कि बर्फ के द्वारा जो है, जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय, जो ये चट्टान टूटते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपर्दन कहते हैं। उसके बाद वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके और क्या करती है? जमा कर देती है। ठीक है, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित ये लोग क्या कर देते हैं? कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से काट रहे हैं वो क्या हो रहा है? अपर्दन। काट रहे हैं तो अपर्दन, और जाकर के बिछा दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? निक्षेपण। ये तो हम लोग पहले समझ चुके हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपर्दन होने से, निक्षेपण होने से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का क्या होते हैं? निर्माण होते हैं। अब उन्हीं सब को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि अपर्दन होता है। दृश्य भूमि का क्या होता है? अपर्दन होता है नदी के जल से। वही तो हम लोग समझ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम मतलब बेसिक है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं कि जब भी जल कहीं से जाएगा अपने धारे के साथ जो है कटाव करता हुआ जाएगा। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी पर गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। समझिए, जलप्रपात क्या है? जलप्रपात यानी कि किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। जैसे ये देखिए, ठीक है, यानी कि इस तरीके से है। तो यहाँ से खड़े ढाल से गिर रही है तो ये क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, ये क्या है? जलप्रपात है। ठीक, अगर इसको याद रखना है तो रख सकते हैं कि जब नदी जो है किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। बाकी इधर जो है एक जलप्रपात का क्या दिया गया है? आपका पिक्चर दिया गया है। इधर जलप्रपात से संबंधित जो है एक पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वेनेजुएला का क्या है? एंजल जलप्रपात है। कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जो जलप्रपात है वो क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, और कुछ जलप्रपात के नाम जो हैं यहाँ दिए गए हैं। अन्य जलप्रपात में उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, यानी कि एक आपको याद रखना है क्या? एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। किधर है? दक्षिण अमेरिका में है। उसका दूसरा क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पे है। ठीक है, कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। उसके बाद अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक, तो 3 जलप्रपात के बारे में पढ़ें। एक क्या है? एंजल, दूसरा क्या है? नियाग्रा, और तीसरा क्या है? विक्टोरिया। तो एंजल कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। उसके बाद जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ है? तो कनाडा, जो कि क्या है? उत्तरी अमेरिका। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सीमा पे है। उसके बाद जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कहाँ है?
तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे है और ये कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये 3 जो है कम से कम याद रखिएगा। चलिए, ये नियाग्रा जलप्रपात का जो है दिया गया है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो इसे बताइए तो। हाँ बिल्कुल, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो सीमा पे है। किसके सीमा पे, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ये जो मोड़दार मार्ग है आपका, मोड़दार मार्गों में बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये जो आपको मोड़ दिख रहा है ये क्या कहलाता है, विसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है, विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के जो सिरे हैं वो निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, चांप झील कहते हैं। टीआरई में आया था, टीआरई 2 में शायद ये क्वेश्चन आया था। इसको समझिए, क्या कह रहा है कि जब जो ये नदी है जब मैदानी भागों में बहती है तब क्या होती है, मोड़दार मार्ग पर बहती है। ठीक है, समय के साथ देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बहती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ये अपर्दित होते क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो है ना, ये नदी जो यहाँ जो है, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो है ये अपर्दित होते क्या होता है, ये जो है अलग हो जाता है। ये क्या होता है, अलग हो जाता है। और ये नदी जो ऐसे बह रही थी अब यहीं से बहना स्टार्ट कर देती, जैसे कि ये भाग अलग हो गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चांप झील कहते हैं। जैसे कि अपने बिहार के बेगूसराय में कहाँ है, कांवर झील। ठीक है, ये भी एक क्या है, चांप झील है। चलिए, इसको क्या कहते हैं, चांप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी नदी क्या है, अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी कि नदी का जो ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। ठीक, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। उसको बाद में समझेंगे, पहले इस पिक्चर को हम लोग बेहतर समझ लें। देखिए, ये नदी जो कि मोड़दार मार्ग में बह रही है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, चांप तो हम समझ चुके हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे ये सट के अब जो ये नदी है ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ये। अब ये रास्ता ये हो गया इसका, ये और ये भाग क्या होगा, झील के रूप में अलग हो गया ऐसे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चांप झील कहते हैं। और ये मोड़दार जो है, ये मोड़, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और जो बांध जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, तटबंध होता है। बस इतना चीज़ समझना है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, बाढ़ का मैदान होता है, जहाँ पे बाढ़ें आ जाती हैं। अब क्या है कि नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। और धीमा हो जाता है तो क्या होता है कि अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये मेन क्या आ रही थी, नदी आ रही थी और ये समुद्र में मिलने जा रही है। लेकिन समुद्र में मिलने से पहले इसकी गति जो है ना इतनी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते धीमी हो जाती है ना कि वो क्या होते हैं, अलग अलग जो है भागों में बंट जाती है, अलग अलग रास्ते ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाता है, वितरिका कहलाता है। ठीक, ये इसका क्या कहलाता है, वितरिका कहलाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो अपने, चूँकि इसकी क्या हो चुकी है, गति धीमी हो चुकी है। ठीक, तो अपने साथ जो अवसाद ला रही थी वो क्या होता है कि अब इसको और आगे ले जाने की हिम्मत इसकी नहीं रह जाती है। तो वो यहीं पे क्या होती है, बिछाना शुरू कर देती है। यहीं पे क्या करती है, बिछाना शुरू कर देती है, यहीं पे। ठीक, और इससे क्या होता है, किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है, डेल्टा ही क्षेत्र का निर्माण होता है। चलिए समझिए,
जिनको क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेप करने लगती है। मलबे का क्या करने लगती है, निक्षेप। और निक्षेपन का मतलब हम क्या समझे हैं कि जमा कर देना, ठीक है, बिछा देना। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। हर एक वितरिका जो है अपने मुहाने का अलग अलग निर्माण करती है। रीजन है कि अलग अलग बंट ही गया है तो वो अपने अलग अलग जा करके और समुद्र में मिलेगी। मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ये चीज़ था। जैसे कि अभी जो है हम लोगों में जो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी डेल्टा है वो कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से है। विश्व के कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करते हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का, अभी जो सुंदरवन का हम लोग बात किए। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे समुद्री तरंग। समुद्री तरंग भी क्या है, मतलब जो बहिर्जनिक बल है वही है एक तरीके का, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। इसमें हम लोग एस्टेक पढ़ेंगे, तटीय मेहराब पढ़ेंगे, सबसे पहले समुद्री गुफा बनेगा। गुफा जो है आगे जा कर के तटीय मेहराब बन जाएगा और वो फिर जा कर के एस्टेक बन जाएगा, समझिए। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपन तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, ठीक। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपन क्या बनाते हैं, स्थलीय जो तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। आगे देखिए, समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। ये सैल जो है सो टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। कुछ समय के बाद ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, एकदम गुफा की तरह हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री गुफा, ठीक। अब देखिए समय के साथ क्या होता है कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें क्या होता है, केवल छत बचता है। इसमें क्या बचता है, केवल छत बचता है। जैसे देखिए, ठीक है। अच्छा, पिक्चर से ही समझ लेंगे, मेरे पिक्चर से तो हो गया, राम नाम इसका हो जाएगा। चलिए, केवल क्या बचती है, छत बचती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार अपर्दन, यानी लगातार अपर्दन क्या होता है कि छत को भी तोड़ देता है। लगातार अपर्दन क्या करता है, छत को भी तोड़ देता है और केवल क्या बच जाती है, दीवार बच जाती है। तो दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं, एस्टेक कहते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं, एस्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर रूप से उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री क्या कहते हैं, भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंगे जो हैं किनारों पर जो है अवसाद जमा करती है और उससे क्या निर्माण होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अभी इधर पिक्चर से जो है हम लोग समझते हैं। देखिए, ये क्या है, सैल है, ठीक है, और ये समुद्र है। इसमें जो तरंग चलेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है गुफा टाइप का आकृति बना देगा। क्या बना देगा, गुफा टाइप का आकृति। अब क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि इस तरफ से उस तरफ जो है क्या हो जाएगा, एकदम रास्ता, एकदम जो कहता है ना सुरंग टाइप का, क्या बन जाएगा, सुरंग टाइप का। तो उसको हम लोग कहेंगे तटीय मेहराब। और कुछ समय के बाद क्या होगा ना कि ये छत जो था, ये भी उड़ जाएगा, ठीक। छत भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये दीवार बच जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे, ठीक। तो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद जो है ये जो उठा हुआ है, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भृगु कहते हैं। समझिए, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, ठीक, उठे हुए सैलीय तटों को, ठीक, क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। ये जो उठ गया है, ठीक, इसके तट को हम लोग क्या कहते हैं, सैलीय तट को क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं, ठीक। समुद्री तरंगे हैं किनारों पर क्या करती है, अवसाद जमा करती है और इससे क्या होता है, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, समुद्री गुफा समझे, तटीय मेहराब समझे, एस्टेक समझे, समुद्री भृगु समझे और उसके बाद समुद्री पुलिन समझे। इतना याद रखिएगा।
अब आइए हिमनद के कार्य हम लोग पढ़ते हैं। क्या है हिमनद के कार्य? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी, अपने कठोर चट्टानों के नीचे जो अपने हिमनद होती है अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को क्या करती है? अपर्दित करती है। जैसे जल अपर्दित करता है ना, उसी तरीके से हिमनद भी क्या करता है? अपर्दित करता है। ठीक है, मतलब दोनों अपर्दन का काम करते हैं। ठीक, अपर्दित कर देती है। गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। भूदृश्य का क्या करती है? अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद जो है गहरे गर्त, जो गड्ढ होता है जिसको कहते हैं खड्ड, ठीक है, उसका निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से उन गर्तों में क्या भर जाता है? जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या समझे कि हिमनद भी क्या करता है? अपर्दन का काम करता है। ठीक है, जो मिट्टी हुआ, पत्थर हुआ, वो क्या किया? भूदृश्य का अपर्दन किया। ठीक, जो उसके नीचे जो है उसका अपर्दन हुआ, फिर क्या बन जाता है? खड्ड बन जाता है, गड्ढा टाइप का बन जाता है। ठीक है, गड्ढा टाइप का मतलब ये नहीं कि बस छोटा सा गड्ढा बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, गर्त का निर्माण होता है और इसी में क्या होता है? बर्फ जो है पिघल करके उसमें भर जाता है और इससे क्या बनते हैं? सुंदर सुंदर झील बनते हैं। ठीक है, आप सुंदर कुछ झील के उदाहरण भी दे दे तो और ज़्यादा बढ़िया। देखे हैं या नहीं है? झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिमनद हिमूड। ठीक है, तो हिमनद हिमूड क्या है? तो हिमनद के द्वारा जो पदार्थ लाए जाते हैं, छोटे बड़े सैल हो गए, मतलब वही टुकड़े हो गए चट्टान के, या फिर रेत हो गए, या फिर तलछट जो मिट्टी हुआ, जो कि वो क्या करते हैं? अपर्दित करके लाते हैं, तो उनका जो है कहीं निक्षेप कर दिए तो वो क्या कहलाते हैं? हिमनद हिमोड कहलाते हैं। जैसे कि जल के द्वारा जो लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। तो हिमनद के जो द्वारा जो लाया गया है उसको क्या कहते हैं? हिमनद जलोढ़, हिमनद हिमोद कहते हैं। ठीक, ये कुछ जो है हिमनद का एक पिक्चर है, गजब है। अब आइए पवन के कार्य हम लोग पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? समुद्री तरंग के कार्य पढ़ चुके हैं, हिमनद के कार्य पढ़ चुके हैं, पवन के कार्य जब हम पढ़ेंगे। पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे, कुछ चित्र एकत्र कीजिए। बालू टिब्बे के कह रहा है कि कुछ चित्र एकत्र करने को कह रहा है। अब बालू टिब्बा क्या होता है, छत्रक शैल क्या होता है, सब अभी हम लोग देखते हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक, चूँकि रेगिस्तान में तो नदियाँ होती नहीं हैं। ठीक, होती भी हैं तो जाकर के कहीं विलुप्त हो जाती है, जैसे कि लूनी नदी जो कि हमारे थार रेगिस्तान में बहती है, कहीं जाकर के लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, रेगिस्तान में पवन जो है वही अपर्दन एवं निक्षेपण का क्या है? प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार का यानी कि छत्ते का आकार का, ठीक है, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपर, पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, पवन जो है, जो सैल का ऊपरी भाग है उसके अपेक्षा जो है निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण, ऐसी सैल के आधार क्या होते हैं? संकीर्ण हो जाते हैं और शीर्ष क्या हो जाते हैं? विस्तृत हो जाते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। तो छत्रक सैल का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पवन जो होता है ना, तो उसकी जो पवन जो है सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा जो है निचले भाग को आसानी से काटेगी। अब देखिए ये सैल था, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये निचले भाग को आसानी से काटेगी, तो एक छत्ते टाइप का बन रहा है ना संरचना, इधर से भी काटेगी, इधर से भी काटेगी, तो कुछ समय के बाद इस तरीके का नजर आएगा, इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? छत्रक सैल कहते हैं। उसके बाद क्या है कि जो बालू टिब्बा है ये क्या है? तो बालू टिब्बा कुछ नहीं, बस वही जो पवन अपने साथ जो है बालू ले जा रही है अपर्दित करके, कहीं हवा रुकी, पवन रुकी तो क्या हुआ? बस गिरा दी, और उससे क्या होता है कि
छोटा सा एक पहाड़ी बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू महीन कण एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो तो उसको क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। ठीक, तो 3 चीज़ पढ़े हैं। एक क्या पढ़े हैं, छत्रक सेल, दूसरा बालू टिब्बा और तीसरा पढ़े हैं लोएस। ठीक है, विस्तृत जब क्षेत्र में निक्षेपित कर दे बालू के कण तब उसको क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। अब इधर पिक्चर को थोड़ा सा देख लें। ये है बालू का टिब्बा, ये देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, बालू टिब्बा हैं। छोटे छोटे जो है, जो बालू हैं, बालू के कण वो निक्षेपित होकर के छोटे छोटे पहाड़ी बना रही हैं। चलिए, तो ये था हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा। अब क्या है, प्लेटें क्यों घूमती है, तो प्लेटें क्यों घूमती है, मैग्मा में गति के कारण। अंतर्जनित और बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है, तो पृथ्वी के बाहर जो बल है, ठीक, उसको बाहर जो लगने वाला बल है उसको कहते हैं बहिर्जनित बल, और पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल। अपर्दन क्या है, तो चट्टानों का कटना अपर्दन है। बाढ़कृत मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो जल के द्वारा लाई गई अवसादों से। बालू टिब्बा क्या है, तो पवनें जब चलती हैं तो अपने साथ बालू का अपर्दन करती है, और कहीं जब पवन रुकती है तो बालू क्या होता है, वो निक्षेप कर देती है, और इससे क्या होता है, छोटी छोटी जो है बालू के कणों के द्वारा जो है पहाड़ी बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, समुद्री पुलिन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जो समुद्री तरंगे चलती हैं तो वो क्या होता है, तट पे क्या करती है, अवसादों को जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। चांप झील क्या है, जब जो नदियाँ मैदानी भागों में जब बहती है तो उनके जो विसर्प हैं, ठीक, ये जब ज़्यादा पास आ जाते हैं, चूँकि ये अपर्दन होते रहता है, ये ज़्यादा पास आ जाते हैं तो ये हिस्सा जो है मेन नदी से जो है कट करके और अलग हो जाता है, और ये एक झील बना देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चांप झील कहते हैं। ये जो है ना कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, गाय के खुर मतलब ऑक्सपो जो है इसको कहते हैं, मतलब बैल के जो है ना पैर के जो आकार होता है उस तरीके का। ठीक, चलिए आइए अब आते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। पहला क्या है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, समुद्री गुफा है, किनारा भी है, और सेल नहीं है। ठीक है, समुद्री तरंग की जो विशेषता वो क्या है, सेल नहीं है। किनारा भी होगा, समुद्री गुफा। हिमनद की निक्षेपता हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, हिमोड का निर्माण करती है। ठीक, पुलिन का निर्माण समुद्री तरंगे करते हैं, बाढ़कृत मैदान तो जो जल है उसके द्वारा किया जाता है। अब क्या है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी। छत्रक सेल पाई जाती है कहाँ, तो रेगिस्तान में। चांप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाएंगी, तो हिमनद में तो नहीं पाई जाएंगी, नदी घाटी में पाई जाती है। और क्वेश्चन है क्या, हाँ यहाँ पे मिलान करेंगे। थैंक गॉड कि इसमें एक ही पेज में है। चलिए, हिमनद है, हिमनद आ जाइए, किधर हो जाएगा, समुद्री छत्रक, बर्फ की नदी। चलिए, हिमनद बर्फ की नदी। विसर्प, नदियों के द्वारा क्या होता है, विसर्प का निर्माण होता है। पुलिन का निर्माण समुद्री तट पे होता है। चलिए, बालू टिब्बा क्या है, ये तो रेगिस्तान में आता है। चलिए, रेगिस्तान में होता है। जलप्रपात क्या है, तो जलप्रपात जब जो जल है एकाएक नीचे गिरती है ऊंची ढलानों से, ऐसा कहीं है क्या, छत्रक सेल तो नहीं है। भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन, पहले इसको मिलाते हैं, बाकी जो अगर ऑप्शन दिख रहा है कहीं, कठोर संस्तर, हाँ ये देख लीजिए, ये हो गया, तो ये मिलान हो गया। चलिए, अब यहाँ पे है कारण बताइए में। कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जो पवन है उसके लिए जो है ऊपरी भाग का अपर्दन करना जो है, ऊपरी भाग के अपर्दन करने की अपेक्षा निचली भाग का अपर्दन करना ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है। बाढ़कृत मैदान उपजाऊ होते हैं, नए नए मिट्टी आती रहती है। समुद्री गुफा एस्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
कब वही हुआ कि समुद्री तरंगे जो हैं अपर्दित करती हैं ना, अपर्दन का काम करती है, उसके कारण हो जाता है। तभी तो पहले क्या बना, गुफा बना, गुफा से मेहराब बना और मेहराब से स्टेक बन जाता है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, क्यों गिरती है, वही प्लेटें क्या होती है, हिलती डुलती हैं, ठीक, जिससे उस पर जो भी इमारतें हैं उसमें भी क्या होता है, कंपन शुरू होता है और उसके कारण इमारतें गिरती हैं। तो ये कुछ था इस चैप्टर के, क्वेश्चन आंसर भी हो गए और प्लस में क्या हो गया, सारा का सारा मेन पॉइंट भी ख़त्म हो गया। तो आई होप कि पसंद आ रहा होगा आपको। तो चलिए इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।